नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। तो हिमाचल का बाजीगर कौन, आज इस बात का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और जनता ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके सभी दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद कर दी है। 68 विधानसभा सीटों पर आज 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ है। अब क्या फैसला जनता ने सुनाया है, इसके लिए हमें इंतजार 8 दिसंबर तक का करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 5 बजे तक जो वोटिंग अपडेट हमारे पास आया है वो 65.5% का वोटिंग अपडेट है, यानी कि पिछली बार से कुछ कम इस बार मतदाताओं ने हिस्सा लिया है इस वोटिंग में। अब इस कम मतदान के क्या मायने हो सकते हैं, ये हम इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो तमाम मुद्दे थे उनको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी, क्या आम आदमी पार्टी ने इसमें रोल निभाया, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, शिमला, ऊना, किन्नौर, कुल्लू, रोहड़ू, नाहन की ये तस्वीरें, जहां पर बढ़ चढ़कर लोगों ने आज हिस्सा लिया है वोटिंग में। और आपको बता दें कि 55 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने आज 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें, लेकिन सभी जगह एक बात समान है और वो ये कि तमाम जगह पर मतदाता कतारों में लगे हुए हैं, अपने अधिकार ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। तो 65.5% मतदान आज हुआ है 68 विधानसभा सीटों पर, जहां पर 8 दिसंबर को अब इसकी काउंटिंग होगी। 412 प्रत्याशी मैदान में हैं और चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें 55 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने 68 निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान किया है और 412 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। चुनाव मैदान में मौजूद जो प्रमुख चेहरे हैं उनकी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो कि दूसरी बार इस बार चुनाव मैदान में है, जीतने की तैयारी में है। वहीं पूर्व बीजेपी प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती भी इसमें शामिल हैं। इस बार के चुनाव में जो कड़ी टक्कर थी वो भाजपा और कांग्रेस के बीच थी, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी को भी इसमें अहम माना जा रहा था। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे ऊंचे मतदान केंद्र की तस्वीर है, तंचगा की तस्वीर है ये, और वहीं 15,265 फीट पर पोलिंग बूथ बनाया गया था। सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जहां पर तमाम 52 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से साज सज्जा यहाँ पर की गई थी। बहुत खूबसूरती के साथ चुनाव आयोग ने यहाँ पर चुनाव को मतदान को संपन्न करवाया है। तमाम तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं और आखिर कहां किसके बीच कांटे की टक्कर थी वो आपको हम बता रहे हैं। जसवा परागपुर की बात करें तो विक्रम ठाकुर और सुरेंद्र सिंह मनकोटिया के बीच यहां टक्कर थी। ज्वालामुखी में रविंद्र सिंह रवि और संजय रतन एक दूसरे के आमने सामने थे। रविंद्र धीमन से जयसिंहपुर में यादवेंद्र का मुकाबला था। विपिन सिंह परमार का सुलह में जगदीश सिपहिया से था मुकाबला। वहीं नगरोटा में अरुण कुमार मेहरा भाजपा से और रघुवीर सिंह कांग्रेस से चुनावी मैदान में थे। कांगड़ा की अगर बात करें तो पवन काजल और सुरेंद्र सिंह काकू चुनावी मैदान में थे। भाजपा से सरवीण चौधरी शाहपुर में और कांग्रेस से वहीं अगर हम बात धर्मशाला की करें तो सुधीर शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। बीजेपी के प्रत्याशी त्रिलोक कपूर पालमपुर से और आशीष पटेल कांग्रेस से थे। बैजनाथ में मुखराज बीजेपी के प्रत्याशी और किशोरी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज किन किन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। लाहौल और स्पीति की अगर हम बात करें तो ये दरअसल एक बहुत अहम सीट आज मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर आज सबसे कम मतदान यहीं पर हुआ है और ये बेहद ही एक बेहतरीन पर्यटन स्थल भी माना जाता है लाहौल स्पीति। तो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार और आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हिमाचल में कौन किसके सामने
खड़ा था और किस तरह से आज जनता का रुख देखने को मिला है। पिछली बार से कुछ कम इस बार मतदान प्रतिशत रहा है, तो इसके कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। और इस वक्त मेरे साथ संदीप सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेसी नेता हैं। वहीं सूर्य प्रकाश पाठक जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। मोहम्मद अमीन जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं चुनाव आयोग के। और प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सूर्य प्रकाश पाठक जी। आप पर काफी दबाव था, क्योंकि सरकार आपकी है और जिस तरह से हिमाचल में देखा जाता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी को मौका देती है जनता खुद को साबित करने का। क्या लग रहा है कि ये जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, 65.5% है, पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग है, क्या कहेंगे आप? जी पाठक जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं यही सवाल मैं संदीप सिंह जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, जब वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तो कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस के हक में आएगा फैसला आपकी बार, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कम है? संदीप जी, आपको जो हिमाचल का रिवाज है वो पूरी तरीके से जारी रहने वाला है। प्रियंका गांधी जी एवं सचिन पायलट तमाम कांग्रेस के नेता वहां प्रचार में जुटे हुए हैं और प्रदेश स्तर पर प्रतिभा जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के इस बार मजबूती से चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीतने आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न, अन्याय पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार में पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ आज जनता ने वोट डाला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। जो रिवाज है हिमाचल का वो जारी रहने वाला है। हिमाचल के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का और जो कांग्रेस का वादा है, कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है कि वो जैसी सरकार आएगी ओपीएस पेंशन को लेकर, वो सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। प्रियंका गांधी जी ने लगातार वहां पर प्रचार किया है। रैलियों में, तमाम रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिली है, जिसको लेकर हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, आप तो पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं चुनाव आयोग के, आपको बहुत तजुर्बा है, तमाम तरीके के रिजल्ट्स आपके सामने आए हैं। आज का जो वोटिंग पैटर्न था, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? मैं तो ये कह सकता हूँ कि चुनाव आयोग हमेशा ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। हाँ। लेकिन सुबह आज मैं दूसरी जगह में बता रहा था कि वो 60% मतदान होना चाहिए, जो सुबह 4 बजे पर आता 8 बजे से 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जो हमारा मतदान हुआ वो 7.5 से 9% था। इसलिए हमको उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज्यादा जाएगा मतदान, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई गवर्नमेंट को देखिए हराने के मूड में होता है तो ज्यादा बढ़कर के मतदान दिया जाता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है। क्योंकि मैं शिमला में एज ऑब्जर्वर रह चुका हूँ 2013 में, और आया था शिमला में एज ऑब्जर्वर वहाँ इलेक्शन कराने के लिए। तो मुझे ट्रेंड दिखा वहाँ पे, ऐसा नहीं है लोग कह रहे थे कि सुबह से जो है बर्फ पड़ी हुई है या वहाँ पे लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आम बात है, जब भी चुनाव हुए हैं और यही मौसम रहा है चुनाव का, और गिनती की टाइम दिसंबर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं, और इसमें दोनों ही दल बातों की सबको लग रही है, मुझे ज्यादा बदलाव नहीं लग रहा है जितना ये लोग दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इससे बात करेगी, अगर ये बहुत ही मार्जिनल इनमें कुछ डिफरेंस आएगा। मैं नहीं लगता है कोई ज्यादा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि वोट का जो प्रतिशत है या तो ज्यादा चाहिए था या कम होना चाहिए था, तो दोनों ही नहीं हुआ है।
ना घाटा हुआ है ना सब हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसके बाद भी कर सकती है और बहुत ही मार्जिन से ही ऊपर से कोई जीत और हार होने वाली है। ज्यादा लंबी चौड़ी जीत और हार होने वाली नहीं इस इलेक्शन में। ठीक है प्रभात त्रिपाठी जी, पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए निश्चल जी, ऐसा होता है जब मतदान कम होता है तो ये भी देखा जाता है कि एंटी कमेंसी कहीं जो है सरकार के खिलाफ नहीं गई है, क्योंकि भारी मतदान आक्रोश में होता है तो सरकार पलटने का एक मतदान माना जाता है। लेकिन पिछले बार 17 में जब चुनाव हुआ था तो 48% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 41.7% वोट जो है कांग्रेस को मिले थे। लेकिन सीटों में बहुत अंतर हो गया था, 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिली थी। तो ये जो पूरा गणित चुनाव का होता है, वहां पे जयराम जो मुख्यमंत्री थे उनके काम को लेकर तो जनता वहां बहुत नाराज है। अब अगर मोदी का एक जो करिश्माई चेहरा हर जगह काम आता है, अगर रिवाज बदलने की बात आई और रिवाज बदला कि दोबारा सरकार बीजेपी की आई, तो वो नरेंद्र मोदी का ये नेटवर्क सेट होगा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे क्या जनता फिर जा रही है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज मुद्दों को लेके कांग्रेस लड़ी है। लेकिन कांग्रेस के भी जो शीर्ष लीडर राहुल गांधी या जो भी बड़े नेता थे वो वहां पे नहीं गए, सिर्फ प्रियंका को उन्होंने वहां भेजा। तो इसका क्या कारण था कि आप वहां नहीं गए? आपने ये सोचा कि एंटी कमेंसी का फायदा कांग्रेस को, जो रिवाज की बात होती है कि एक बार वहां कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार भाजपा की सरकार बनती है, तो उस रिवाज को तोड़ने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर हिमाचल में चुनाव प्रचार में लगी थी। तो वहां पे मुख्यमंत्री की एंटी कमेंसी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंटी कमेंसी वहां है कि नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई चेहरा फिर काम करेगा पहाड़ में? अगर वहां सरकार नहीं बदलती है और फिर रिपीट करती है तो इसका पूरा श्रेय शीर्ष नेतृत्व को जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। लेकिन अगर वहां सरकार बदल गई और हिमाचल का परिणाम फिर वैसा आया कि एक बार आपकी एक बार उनकी, तो नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क लगेगा। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है वहां के, ये प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है गुजरात और हिमाचल का। यही दोनों चुनाव परिणाम ये तय करेंगे कि आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक ग्राफ है वो कायम है या वो जादू जो है थोड़ा कम हुआ है। क्योंकि गुजरात में भी वही स्थिति है, कांग्रेस बनाम जो है और आप पार्टी हिमाचल में है नहीं, हिमाचल में आप पार्टी को वहां निकाल दी गई है। तो हिमाचल में जो लड़ाई हुई है वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की हुई है और कम वोट पड़ने से हो सकता है सत्ताधारी पार्टी को कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पूर्व अधिकारी बता रहे थे कि जो है मतदान जब जिस तरीके से वोट का अंतर होगा तो थोड़ा बहुत मार्जिन होगा, 500, 800, 1000, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें कई सीटें पलट सकती हैं जो कांग्रेस की तरफ भी जा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी। पाठक जी, जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि इस बार के चुनाव बीजेपी के लिए तो सबसे ज्यादा खास हैं, क्योंकि अगर आपने इतिहास को बदल दिया और एक आपकी सरकार दूसरे टर्म में भी आ जाती है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह आपके नाम एक और इतिहास हो जाएगा, एक और रिकॉर्ड आपके नाम हो जाएगा। इस कम मतदान प्रतिशत को आप भी पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, जो अब तक देखा गया है, क्योंकि कि कम मतदान सत्ताधारी के पक्ष में ही रहता है। जी पाठक जी। आम जगह पर इस बार कांटे की टक्कर है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच सबसे ज्यादा यहाँ पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद देखा ये गया कि त्रिकोणीय मुकाबला ये नहीं बना, बल्कि ये एक बार फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होकर रह गया है।
और कई यहाँ पर हॉट सीट भी हैं। सबसे पहले अगर हम सिराज की बात कर ले तो विधानसभा चुनावों में सिराज तो एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। सीएम और बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर इस सीट से 5वीं बार के लिए लगातार विधायक बन रहे हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ने चेतराम ठाकुर को यहां से 11,254 वोटों से हराया था। एक बार फिर यहां पर चेतराम ठाकुर और जयराम ठाकुर के बीच में ही मुकाबला है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जी हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की जो अंतरकलह है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वो आज चुनाव में आज गिनती वाले दिन भी वो देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को फोन करना पड़ रहा है कि हाँ जो अंदर के जो इनकी गुटबाजी है वो बंद हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश का चुनाव अब सारा समीकरण मिला के हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है और कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। महंगाई उत्पीड़न के जो मुद्दे हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार को हिमाचल में भी हराएंगे, गुजरात में भी हराएंगे और दिल्ली के नगर निगम के चुनाव है और चाहे अब 2024 में हो, भारत जोड़ो यात्रा के तहत तमाम ऐसे जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जीतेगी। संदीप जी, आपने बात करी बीजेपी के अंदर की अंतरकलह की, लेकिन लगातार देखा ये गया है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट और विघटन देखने को मिली, जबकि बीजेपी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है और संगठित रूप से चुनाव में उतरती है। आपको लग रहा है कि हिमाचल चुनाव में इस कमी से उबर गई है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा एकजुट होकर जब जमीन पर अपने जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जनता की, उन मुद्दों को लेकर जमीन पर उतर के चुनाव लड़ती है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई का, ओपीएस का मुद्दा इतना बड़ा है, पुरानी पेंशन का मुद्दा, जिससे जनता बिल्कुल परेशान है और कांग्रेस ने वो वादा किया है कि आएगी, चाहे गुजरात के वादे हो चाहे हिमाचल प्रदेश के वादे हो, जो उनके कांग्रेस के घोषणा पत्र में है वो कांग्रेस आते ही पूरा करेगी। जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा की। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी की तरह कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते, वो जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है संदीप जी, अगर आपकी बातों में सच्चाई है और अगर इस बार फैसला जनता आपके हक में देती है तो इसका श्रेय फिर किसको दे? खड़गे साहब को, क्योंकि अध्यक्ष पद पर पार्टी को, पूरी पार्टी को, खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को। राहुल गांधी जी तो लेकिन एक्टिव नजर नहीं आ रहे ना, एक्टिव पॉलिटिक्स में कम नजर आ रहे हैं। वो इस वक्त आंदोलन और तमाम चीजों में ज्यादा लग रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो देश के, देखिए अब जो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश के अंदर नफरत फैलाई गई है, जो हिंसात्मक नफरत में माहौल बनाया गया, उस नफरत को मिटाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस उनके नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हिमाचल और गुजरात दोनों चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है, पूरी पार्टी पाठक जी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के बीच का अंतरकलह है और बहुत घातक लेकिन फिर भी भारत जोड़ो पूरे देश के लोग समझते हैं जोड़ो यात्रा है, ये कहीं न कहीं पूरी तरह विफल नजर आती हुई है, तो परिवार जोड़ने की जरूरत है। हाँ, ठीक है, आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा विफल नजर आ रही है। मोहम्मद अमीन साहब, इस तरह के जो आंदोलन है, देखिए ये तो साफ है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में वो तमाम लोग शामिल है जो देश के खिलाफ बोलने वाले लोग थे। कन्हैया कुमार जैसे लोग जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, वही लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के जय जयकार कर रहे हैं। उसको पूरी तरीके से देश की जनता समझ रही है और देश की जनता ये भूलेगी नहीं कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार ने भारत तोड़ो का नारा लगाया था। अब जब हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, इस प्रकार के नारे देश में लगे हैं। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए और ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं इनको समझना चाहिए। ये चुनाव जयराम ठाकुर जी के विकास पे लड़ा जा रहा है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के कामों पे लड़ा जा रहा है। ये चुनाव धारा 370 किस प्रकार से खत्म किया गया इस पे लड़ा जा रहा है। ये चुनाव राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार हो रहा है उस पे लड़ा जा रहा है। ये चुनाव स्वाभिमान की है, सम्मान की है, ये लड़ाई देश की है।
ये जितने आप मुद्दे गिना रहे हैं ये सब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। हिमाचल की जनता ने तो अपने बारे में सोचा होगा ना। पहले मैं कहता रहा हूँ जयराम ठाकुर जी के विकासों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जयराम ठाकुर जी के नेता नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी इस देश की। आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें हिमाचल के जो मुद्दे हैं, फिर चाहे वो नौकरी का हो, रोजगार को लेकर हो या फिर पशुधन को लेकर हो, ये तमाम मुद्दे हावी रहे होंगे, या फिर ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो तमाम तैयारियां जो जोर शोर से चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी 2024 के लिए करे, आपको लग रहा है उसका कुछ असर पड़ा होगा? नहीं निशला जी, देखिए ये जो हिमाचल का चुनाव है वो स्थानीय मुद्दे पे है, राज्य का चुनाव है। वहाँ पे जिस तरीके से फसल नष्ट हो रही है, जिस तरीके से वहाँ बेरोजगारी है, जिस तरीके से वहाँ पे पहाड़ पे, देखिए कांग्रेस ने चाल बहुत चली है कि वो पेंशन की बात उन्होंने की है। और देखिए इसमें पूरी प्रतिष्ठा मैं बता रहा हूँ कि अनुराग ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि वो भी हिमाचल से आते हैं, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा वहाँ दांव पे लगी है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इन्होंने जो नारा दिया रिवाज बदलेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ और बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास वहां नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल दिया है कि यूपी में हम बदल सकते हैं, डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड में हमने रिवाज बदला, हम डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, इसलिए आप वोट डबल इंजन की सरकार को दीजिए। विकास कार्य डबल इंजन की सरकार से ज्यादा होता है। लेकिन वहाँ जो स्थानीय समस्याएं थी, जो वहाँ किसान, जो वहाँ के सेव व्यापारी मतलब किसान है वो, और जितने भी लोग वहाँ के हैं, वो स्थानीय मुद्दों को लेके, विकास के मुद्दे को लेके चुनाव मैदान में गए हैं। क्योंकि आज कई वहाँ पे लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा काम के आधार पे वोट देंगे, चेहरे के आधार पे नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ा चेहरा है उस चेहरे के आधार पे हिमाचल में वोट शायद ही पड़ा हो, वहाँ काम के आधार पे वोट पड़ा है। क्योंकि देखिए अब रिवाज आप कैसे बदलेंगे, रिवाज किस तरीके से बदल जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भविष्य के गर्भ में कैसे ईवीएम में क्या हो गया है, लेकिन निश्चित तौर पे फाइट अच्छी होगी। क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे विजय अच्छी मिल सकती थी, क्योंकि वोट का डिवीजन कांग्रेस के पास नहीं होता। अब जब कांग्रेस और आमने सामने की लड़ाई है, तो आमने सामने की लड़ाई में कौन सिकंदर होगा, रिवाज बदलेगा, क्योंकि नड्डा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और ये बड़ा चुनाव है। इस चुनाव से अगर हार होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो बड़े लीडर से, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये एक रिवाज बदलने का जो नारा इन्होंने दिया था, इन्होंने ये नहीं बताया कि जयराम ठाकुर ने क्या काम किया है वहाँ हिमाचल में 5 साल। इनको उस विकास की यात्रा को ले जाना चाहिए था। अगर जयराम ठाकुर ने वहाँ विकास यात्रा की है, काम किया है, तो उस काम के आधार पर उनको वोट मांगना चाहिए था। तो काम के आधार पे वोट पड़ा है वहां पे। अगर काम जयराम ठाकुर का वहां दिखाई दिया होगा तो जनता ने निश्चित तौर पर उनको चुना होगा। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वहां पे जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का फिर वहां पे एक श्री गणेश होगा। मोहम्मद अमीन साहब, आपने लंबे वक्त तक तमाम चुनाव देखे हैं, तमाम मतगणना के पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद में जो जनादेश सामने आता है उसको भी ऑब्जर्व किया होगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के बारे में आपकी गणना क्या कहती है? क्योंकि देखिए देवभूमि है, पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इसमें रोजगार सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद में तमाम तरीके की और दिक्कतें हैं, भौगोलिक दिक्कतें हैं। क्या आपको लगता है हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? मैं हिमाचल प्रदेश से मैंने बताया कि 2013 में वहाँ पर चुनाव का काउंटिंग ऑब्जर्वर था, शिमला में ही था। शिमला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं देख रहा था। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब इस सुबह से कहा जाता रहा कि वोट की वातावरण की वजह से वहाँ बर्फ पड़ गई है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के सभी लोग, जिनका आपने देखा भी आज लाहौल स्पीति जिसमें हाईएस्ट प्लेस है, वहाँ भी जाके किसी तरह की शांतिप्रिय स्टेट है। जहाँ तक सवाल है हिमाचल का, हिमाचल एक शांतिप्रिय स्टेट है। यहाँ पे किसी तरह का सिग्नल वायलेंसिंग होता है, न किसी तरह की परेशानी होती है। हमारे अधिकारियों को भी लोग सपोर्ट करते हैं और हमारे वोटर्स भी अधिकारियों को सपोर्ट करते हैं। अधिकारी भी इत्मीनान से अपना शांतिप्रिय मतदान कराकर वापस आते हैं। लेकिन आप इस बारे में मेरा पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमारे पत्रकार बहुत अच्छा है। तो इस बात को थोड़ी शायद है। तो पहले मैंने उनको कहा था कि हिमाचल के अंदर
लगे मुझे लग रहा है, सुबह से मैं चैनल किया था, बड़ी क्लियर साइट है। और क्लियर साइट होने का कारण क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं दोनों पार्टी की तरफ से, उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत ही मार्जिनल, बहुत कम वोटों से हार जीत होगी। यानी पार्टी की टक्कर है। लेकिन मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टी जीतेगी आ रही है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा उसे बहुत ही कम मार्जिन के साथ आपको 8 दिसंबर में वोट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ की जनता को मिला है कि वो क्या चाहती है यूनियत में, क्या उसे यूनियन दबाया है, क्या मजबूरी में वोट है। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, जल्दी से अपनी बात रखिएगा प्लीज। हाँ, मैं ये देखिए नितिशाल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हिमाचल के चुनाव का परिदृश्य बिल्कुल अलग होता है। वहाँ जो वोटर होता है वो वोकल नहीं होता है, बहुत साइलेंट वोट होता है, शांत स्वभाव के लोग होते हैं और वो पूरे 5 साल ऑब्जर्व करते हैं कि 5 साल जो सरकार रही है उन्होंने हमारे पहाड़ के लिए क्या किया है। देखिए, पहाड़ का आदमी बहुत ईमानदार, बहुत शांत स्वभाव का और बहुत ही मतलब कम बात करने वाला है। ये नहीं है कि ये यूपी की राजनीति से बिहार की है या गुजरात की है कि बड़बोलापन है और नहीं, वो एक राष्ट्रीय चेहरे को देख के ही वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें जब वोटर बहुत शांत होता है तो उस समय आकलन लगाना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, जब तक ईवीएम ना खुल जाए तब तक पता नहीं चलता कि आखिर जनता के मन में क्या था। समय हमारे पास खत्म हो रहा है, 10 सेकंड। संदीप सिंह जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट में यही बोलना चाहूंगा कि हिमाचल का रिवाज जारी है और फिर से कांग्रेस आ रही है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में तमाम नेताओं, कांग्रेस फिर से आ रही है, रिवाज जारी है। ठीक है, ठीक है। पाठक जी 10 सेकंड में सर, रिवाज बदलेगा या जारी रहेगा? जी कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से पाठक जी की आवाज़ बहुत साफ नहीं आ पा रही है। बहरहाल मोहम्मद अमीन साहब, जो वोटिंग पैटर्न है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कम मार्जिन रहेगा और कुछ भी हो सकता है। देखिए, लेकिन कम मार्जिन का अक्सर सत्ता को ही लाभ मिलता है। आपका फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड में सर। मैं हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने वोटरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन चुनाव को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कराया और शांतिपूर्ण सहयोग करके इसको पूरा किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है सर। त्रिपाठी जी आपका फाइनल कमेंट। बस मेरा फाइनल कमेंट यही रहेगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये देश की दिशा और दशा तय करेगा 2024 का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सिंह जी, पाठक जी, मोहम्मद अमीन साहब और प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिन भर तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई, और जो फाइनल तस्वीर आज सामने आई वो था 65.5% मतदान, जो कि पिछली बार से कुछ कम है। आमतौर पर कम मतदान अगर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो वोटर्स हैं उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के हक में वोट दिया है। लेकिन देखिए, राजनीति में संकेतों का महत्व तो बहुत होता है, लेकिन इस संकेत का क्या मतलब है ये तब तक नहीं खुलासा हो सकता जब तक ईवीएम न खुल जाए, जब तक 412 प्रत्याशियों की किस्मत में 55 लाख वोटरों ने किस तरह से वोट दिया, किस तरह से मन बनाया, ये पता नहीं चल जाता। बहरहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज चुनाव आयोग ने 68 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न करवाया। एक ही चरण में यहाँ मतदान था। कई ऐसी हॉट सीट हैं, या यूँ कहें कि 10 ऐसी सीट हैं जहाँ पर सभी की निगाहें आज बनी हुई थी, जिसमें शिमला ग्रामीण की सीट भी शामिल है, बिलासपुर सदर की सीट शामिल है, साथ ही सिराज की सीट भी शामिल है। अब इन तमाम सीटों पर, या यूँ कहें कि जो 68 सीटें हैं, इन पर जनता का रुख क्या था, इसके लिए हमें 8 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।